मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था कौटिल्य की अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में हमें तत्कालीन राजनीतिक जीवन, धर्म, समाज एवं अर्थ जगत की जानकारी मिलती है। वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो मौर्य काल में पहली बार राजस्व प्रणाली की व्यवस्थित रूपरेखा तैयार की गई और इसका उल्लेख हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। राज्य अपने पूर्ण आधिपत्य वाले उद्योगों का संचालन भी स्वयं करता था, जैसे खान, नमक, अस्त्र शस्त्र के व्यवसाय। जंगल राज्य की संपत्ति होते थे, जो दो प्रकार के होते थे, हस्तीवन तथा द्रव्यवन। राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन और वाणिज्य पर आधारित थी, जिन्हें सम्मिलित रूप से वार्ता कहा जाता था। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कृष्ट अर्थात जुती हुई भूमि, अकृष्ट अर्थात बिना जुती हुई भूमि, स्थल अर्थात ऊंची, सरीखी अनेक प्रकार की भूमियों का वर्णन किया है। आदेव मात्रक भूमि वह भूमि होती थी जिसमें बिना वर्षा के भी अच्छी खेती होती थी। राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाला प्रधान अधिकारी सीताध्यक्ष कहलाता था। सीता अर्थात भूमि, सीता का नाम इसलिए रखा गया कि वो भूमि से उसे जो है वो खोजा गया था। भूमि में एक घड़े में, कुंभ में वो थी और नाम रखा गया उसका सीता। तो मौर्य काल में भूमि की व्यवस्था करने वाला प्रधान अधिकारी सीताध्यक्ष कहलाता था। इस भूमि पर दासों, कर्मचारियों और कैदियों द्वारा जुताई बुआई करवाई जाती थी। भूमि पर राजा का स्वामित्व होता था। इसका उल्लेख मैगस्थनीज, स्ट्रैबो एवं एरिये ने भी किया है, क्योंकि राजा जो भूप या भूपति कहलाता था। राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भूमिकर था। यह सिद्धांततः उपज का 1/6 भाग होता था। भूमिकर दो प्रकार का होता था, सेतु कर एवं वन कर। राजकीय आय के लिए विभिन्न प्रकार के कर लिए जाते थे। सीता, राजकीय भूमि से होने वाली आय को सीता कहा जाता था। भाग, कृषकों द्वारा उत्पादित सामग्री से प्राप्त कर अर्थात जो उपज का हिस्सा है, भाग है। प्रवेशीय, आयात कर, निष्क्राम्य, निर्यात कर, प्रणय, आपातकालीन कर, बलि, एक प्रकार का भू राजस्व, हिरण्य, यह अनाज के रूप में न होकर नकद लिया जाता था, हिरण्य। सेतुबंध, राज्य की ओर से सिंचाई का प्रबंध करना सेतुबंध कहलाता था। विष्टि, मौर्य काल में निःशुल्क श्रम एवं बेगार को विष्टि कहते हैं। उपयुक्त करों के अतिरिक्त अन्य कर जैसे वणिक कर, नाव व पतन कर, चारागाहों व सड़कों पर कर तथा अन्य साधनों से प्राप्त राजस्व आदि को राष्ट्र के नाम से जाना जाता था। सिंचाई की ओर प्रशासन विशेष ध्यान देता था। जूनागढ़ अभिलेख से चंद्रगुप्त के गवर्नर पुष्यगुप्त वेश्य द्वारा सौराष्ट्र में निर्मित सुदर्शन झील का उल्लेख मिलता है। सिंचाई के लिए अलग से उपज का 1/5 से 1/3 भाग कर के रूप में लिया जाता था। भूमि कर एवं सिंचाई कर को मिलाकर किसान को उपज का लगभग 1/2 भाग देना पड़ता था। कृषि कर की मात्रा भूमि की उर्वरा शक्ति पर निर्भर होती है। चाणक्य के अनुसार क्षेत्रक भूस्वामी को कहा जाता था, उपवास काश्तकार को कहा जाता था। स्वामी से भूमि कर व्यक्ति का अधिकार सिद्ध हो जाता है और उसे उसकी क्रय विक्रय का अधिकार मिल जाता था। निरयाकस ने कुछ जातियों द्वारा सामूहिक खेती किए जाने का भी उल्लेख किया है। उद्योग, मौर्य काल का प्रधान उद्योग सूत कातने एवं बुनने का था। कारखानों में बनी वस्तुएं पन्याध्यक्ष के नियंत्रण में बाजारों में बेची जाती थी। व्यापारी श्रेणियों में
संगठित होते थे। इनका मुखिया श्रेष्ठिन कहलाता था। लक्षणाध्यक्ष मुद्रा जारी करता था। लोग जब स्वयं सिक्के बनवाते थे तो उसे राज्य को ब्याज रूपी का और परीक्षण के रूप में देना पड़ता था। कौटिल्य अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन मुद्राओं के नाम मिलते हैं। कार्षापण या पण या धरण, यह चांदी का बना होता था। सुवर्ण, यह सोने का बना होता था। माशक, यह तांबे का सिक्का होता था। काकनी, यह भी तांबे का बना होता था। मुद्राओं का परीक्षण करने वाले अधिकारी को रूपदर्शक कहा जाता था। मौर्य काल तक आते आते व्यापार व्यवसाय में नियमित सिक्कों का प्रचलन हो चुका था। सिक्के सोने, चांदी एवं तांबे के बने होते थे। राज्य के शीर्षस्थ अधिकारियों को 48,000 पण तथा सबसे निम्न अधिकारियों को 60 पण वेतन मिलता था। पण 3/4 तोले के बराबर चांदी का सिक्का होता था। मयूर, पर्वत और अर्धचंद्र की छाप वाली आहत रजत मुद्राएं मौर्य साम्राज्य की मान्य मुद्राएं थी। जो पंचमार्क जो सिक्के हैं, कॉइन्स हैं, ये आहत मुद्राएं, वो मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था की विशेषता थी। अर्थशास्त्र के अनुसार काशी, वंग, पुंड्र, दोनों जो बंगाल हैं, ये कलिंग, मालवा सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध थे, आज भी हैं ये। काशी और पुंड्र में रेशमी कपड़े भी बनते थे। प्राचीन काल से वंग का मलमल विश्व विख्यात था। कौटिल्य ने चीनी पट का भी उल्लेख किया है, जिससे पता चलता है कि रेशम चीन से आता था। आज भी जो है चीन का रेशम प्रसिद्ध है। और अन्य वस्त्रों में दुकुल, श्वेत एवं चिकना वस्त्र, क्षौम एक प्रकार का रेशमी वस्त्र का भी उल्लेख मिलता है। बढ़ईगिरी भी एक प्रमुख उद्योग था। कौटिल्य ने कुंभकार की श्रेणियों का उल्लेख नहीं किया है। उद्योग धंधों की संस्थाओं को गिल्ड्स कहा जाता था। जातक ग्रंथों में 18 प्रकार की श्रेणियों का उल्लेख मिलता है। श्रेणी न्यायालय का प्रधान महाश्रेष्ठी कहा जाता था। व्यापार मौर्य काल में व्यापार जल एवं स्थल दोनों मार्ग से होता था। आंतरिक एवं वैदेशिक व्यापार उन्नत अवस्था में था। मैगसनीज ने एग्रोनोमई नामक मार्ग निर्माण अधिकारी का उल्लेख किया है, जो मार्गों की देखभाल के साथ 10 स्टेडिया, जो दूरी नापने की इकाई थी, की दूरी पर एक स्तंभ स्थापित करवाता था, जिसको माइलस्टोन कहते हैं। वो मौर्य काल में भी विद्यमान था। इस समय भारत का बाह्य व्यापार रोम, सीरिया, फारस, मिस्र तथा अन्य पश्चिम देशों के साथ होता था। यह व्यापार पश्चिमी भारत में भृगुकच्छ तथा पूर्वी भारत में ताम्रलिप्ति के बंदरगाहों द्वारा किया जाता था। आंतरिक व्यापार के प्रमुख केंद्र तक्षशिला, काशी, उज्जैन, कौशांबी, पाटलिपुत्र तथा तौशाली आदि प्रमुख थे। व्यापारिक जहाजों का निर्माण इस काल का प्रमुख उद्योग था। अब जो व्यापार जो मार्ग थे, उसमें 4 प्रमुख मार्ग मिलते हैं। प्रथम मार्ग जो है वो उत्तरापथ, उत्तर पश्चिम पुष्कलावती से पाटलिपुत्र तक जाने वाला राजमार्ग था, जो सबसे महत्वपूर्ण राजमार्ग माना जाता था। दूसरा मार्ग पश्चिम में पाटन से पूर्व में कौशांबी के समीप उत्तरापथ मार्ग से मिलता था। तीसरा मार्ग दक्षिण में प्रतिष्ठान पैठण से उत्तर में श्रावस्ती तक जाने वाला मार्ग। चौथा मार्ग, यह प्रसिद्ध मार्ग भृगुकच्छ, जिसे आजकल हम भरूच बोलते हैं, से मथुरा तक जाता था, जिसके मार्ग में उज्जैनी पड़ता था। कौटिल्य ने दक्षिण मार्ग श्रावस्ती से प्रतिष्ठान, जो गोदावरी नदी किनारे था, को अधिक लाभदायक बताया है, क्योंकि दक्षिण से मूल्यवान व्यापार की वस्तुएं जैसे मुक्ति, मणि, हीरे, सोना, शंख इत्यादि इन्हीं मार्गों से आते थे। मौर्य काल में पूर्वी तट पर ताम्रलिप्ति, ताम्रलिप्त नाम दिया गया है, और पश्चिमी तट पर भृगुकच्छ तथा सोपारा
अत्यंत महत्वपूर्ण बंदरगाह थे। कौटिल्य ने स्थल मार्गीय व्यापार की अपेक्षा नदी मार्गों से व्यापार को अधिक सुरक्षित माना है। मिस्र से भारत आने वाली वस्तुओं का विनिमय अरब सागर के तटवर्ती बंदरगाहों पर होता था। भारत से मिस्र को हाथीदांत, कछुए, सीपियां, मोती, रंग, नील और बहुमूल्य लकड़ी का निर्यात होता था। पुराना माल संस्थाध्यक्ष की अनुमति के बिना न तो बेचा जा सकता था और न ही बंधक रखा जा सकता था, मतलब उसकी कालाबाजारी नहीं हो सकती थी। देशज वस्तुओं पर 4 तथा आयात वस्तुओं पर 10 बिक्री कर लिया जाता था। अंतर्देशीय व्यापार गाड़ियों तथा सार्थवाहों के माध्यम से किया जाता था। सार्थवा जो उसका काफिले, व्यापारी काफिले का अगवा होता था, जो पूरी उसकी सुरक्षा का प्रबंध वो सार्थवा करता था। स्ट्रेब ने लिखा है कि मौर्य काल में जलयान निर्माण पर राज्य का एकाधिकार था। भारत के साथ बैक्ट्रियाई, जो ये मध्य एशिया जो इलाका है वो बैक्ट्रियाई था, इसे यूनानी बैक्ट्रिया प्रदेश कहते थे। भारत के साथ बैक्ट्रियाई व्यापार को सुसाध्य बनाने के लिए एंटियोकस प्रथम ने सेल्यूकस के साथ अपने संयुक्त शासन के समय एटिक मानक के स्थान पर भारतीय मानक के सिक्के प्रसारित किए। एरियन हमें बताता है कि भारतीय व्यापारी मुक्ता बेचने के लिए यूनान के बाजारों में जाते हैं। मिस्र एवं भारत के बीच मौर्य काल में होने वाले व्यापार को और अधिक बढ़ाने के लिए टॉलमी ने लाल सागर पर बर्निस नामक व्यापार की स्थापना की। इस प्रकार हम देखते हैं कि मौर्य काल में जो व्यापार जो था वो अपने चरम पर था, इसीलिए मौर्य काल समृद्ध साम्राज्य था।